हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2018 का, जो कि सीटेट प्राथमिक 1 to 5 का ये पेपर है। और 2018 के गणित का पेपर कैसा बना था आज की वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका से कवर करेंगे। अगर आप लोग प्राथमिक के पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आज की वीडियो में पूरा 30 प्रश्न को हम लोग एक अच्छे तरीके से कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसा आपका सीटेट के पेपर में पेपर बनता है गणित का। ठीक है, आपको बता दें यहीं पे कि आपके 30 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न में 15 नंबर के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, ये आपका मैथ पेडागोजी से होता है। और 15 नंबर का जो प्रश्न होता है ये आपके मुख्य कंटेंट से होता है। दोनों 15-15, 30 नंबर के प्रश्न की वीडियो आज के लिए आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका गणित भाग 2, जैसा कि एकदम सेम टू सेम हो वो पेपर ही है आपका 2018 का। मैंने पेपर आपके सामने रखा है और ये प्राथमिक का पेपर है। बिल्कुल ध्यान तरीका से आप इसको देखिएगा। और चलिए इसको थोड़ा आगे करके यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। आपको आशा करते हैं चीजें दिख रही होगी। 31 नंबर प्रश्न की तरफ अब हम लोग चल सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो कोई भी प्रश्न 1 to 5 याद रखेंगे। 1 से 5 कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा को ध्यान में रखकर ही आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में मतलब कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की कक्षाओं में बच्चे क्या सीखते हैं, गणितीय अवधारणा को समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं दोस्तों। गणितीय भाषा का विकास होता है बच्चों में, बिल्कुल होता है। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता होती है। तर्क कौशल का विकास होता है। लेकिन गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता नहीं होती है, ये बात गलत है। तो यही कहा है कि कौन इसमें से नहीं होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि वह प्राइमरी में बच्चा पढ़ रहा है। 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाला बच्चा का एज बहुत कम होता है। सोचने की, तर्क करने की क्षमता काफी कम होती है, धीरे धीरे विकसित होती है। आप उस बच्चे से गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता आप नहीं उससे कर सकते हैं। आप उसके ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं कि कोई भी प्रश्न का जवाब एकदम सटीक ही वो बच्चा बताएगा। वो प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही हम आशा बच्चों से नहीं रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे अब हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। आप बताइएगा। यहाँ पे सर्वप्रथम बच्चा से आप चित्र बनवाएंगे कि उससे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना सिखाएंगे, अनुभव प्रदान करना उसे सिखाएंगे, कि भाषा के माध्यम से आप समझना सिखाएंगे। मैं बता दूं दोस्तों, जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग, प्रतीक जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भागा हो गया, कोष्टक हो गया, ये सब हम सबसे बाद में बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम बच्चों को अनुभव प्रदान कराएंगे। यहाँ पे दिखेगा ये 1 नंबर पर आएगा। अनुभव प्रदान कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद बच्चों को भाषा के माध्यम से हम लोग समझाएंगे और इसके बाद उसे चित्र बनाना सिखाएंगे। और 4 नंबर पे हम लोग ये प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को अपनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिएगा, तीन नंबर पहले मैंने रखा। यहाँ पे देखिएगा, फिर ये वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाला बच्चा है, सबसे पहले उसे अनुभव हम प्रदान करेंगे। उसके बाद भाषा के माध्यम से उसको धीरे धीरे हम समझाएंगे और समझाने के बाद उसको हम चित्र बनाना दिखाएंगे, चित्र बना के उसको दिखाएंगे, चित्र बनाना सिखाएंगे। और इसके बाद उसको हम बताएंगे दोस्तों कि ये प्लस का चिन्ह है, माइनस का है, गुणा का है, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। और चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई है। बच्चों ने घटाना किया है और 83 में से 27 को घटा लिया है। आपको पता है, यहाँ पे देखिएगा, ये 83 है, ये 27 है। घटाएंगे तो 13 में से 7 जा 6 होगा। यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 2 जा 5 होगा। आपको पता है कि होना तो चाहिए 56, लेकिन लड़का ने घटा दिया 64। अब देखिएगा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा को ये बातें उसके माइंड में सेट है ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम लोग घटाते हैं।
अब देखिएगा ये क्या किया है कि 3 में से 7 को नहीं घटाया है, ये क्या किया है कि 7 में से 3 को घटा के 4 लिख दिया है, और यहाँ पे भी वो काम किया है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के यहाँ पे 6 लिख दिया है। घटाना तो गलत है, लेकिन उस बच्चे का माइंड जो सेटअप है वो इसी तरह काम कर रहा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमें घटाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिएगा अब ऑप्शन देखिएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बिल्कुल बात तो सही कह रहा है, क्योंकि बच्चे को दहाई इकाई के बारे में ज्ञान नहीं है, बच्चे को स्थानीय मान के बारे में ज्ञान नहीं है, बात सही है। बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना, ऐसा हम नहीं कर सकते। आपको बताया ना कि बच्चा महान होता है, बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता है। आप बच्चे को महान बताना है, बच्चे को मारना पीटना डांटना फटकारना कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, बिल्कुल जानता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। याद रखेंगे ये गलती है, इसे बार बार अभ्यास आप नहीं करा सकते हैं। अगर बच्चा 2 अंकों की संख्याओं की घटनाओं को जानता तो गलती नहीं करता। बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना, ये नहीं होगा। बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिएगा अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक ना। और आकलन क्या होता है, आकलन हम करते हैं कि आपने कितना अधिगम कर लिया है, ठीक है। तो यही आकलन और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक होता है तो इस सीखने के लिए निर्धारित करता है, एक होता है तो यह जांचता है कि आपने कितना सीख लिया है, ठीक है। अब देखिएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, जो इसको व्यवस्थित करना है कि इसको आगे पीछे आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, कौन सबसे पहले होता है। आगे देखते हैं शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास और बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग, उसका संचार। याद रखेंगे रिपोर्टिंग करिएगा ना और उसका संचार करिएगा, ये सबसे बाद में आएगा, 4 नंबर पे आएगा। यहाँ पे प्रगति की रिपोर्ट का विकास ये भी 3 नंबर पर आएगा, लेकिन यहाँ पे शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, योजना यहाँ पे 1 नंबर पे आएगा और ये आपका 2 नंबर पे हो जाएगा। याद रखेंगे इसको सबसे पहले 2 नंबर पे 2 आएगा, दो फिर 1 आएगा, फिर इसके बाद आपका 3 आएगा और इसके बाद 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन का निर्माण करना। फिर इसके बाद हम करेंगे शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे, और प्रगति रिपोर्ट का विकास करने के बाद हम उसको प्रस्तुत कर देंगे प्रतिपुष्टि के लिए। राइट बात, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न जो है ना दोस्तों वो रोमन अंक से निर्धारित है। आप इसको बिल्कुल ध्यान तरीका से देखिएगा। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। आपको बता दें क्यों ये नहीं किया जाता है। रोमन अंक जो होता है ना, हिंदी अरबी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी समस्या यही है दोस्तों कि इसके स्थानीय मान इकाई दहाई का प्रभाव हम देखते हैं और इसी से इसका हम प्रयोग नहीं करते। अब देखिए ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत सही है। आगे देखिए रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ऐसा नहीं है। हम संख्याओं को बना सकते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई भी भाषा गलत नहीं होती है, अपनी जगह पे सही ही होती है, किसी भाषा को गलत नहीं ठहराना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि स्थानीय मान की इसकी जो नियोजन करने की प्रवृत्ति होती है वो नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसका प्रयोग अरबी और हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं बनाने में हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 36 नंबर प्रश्न की। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा कि 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है।
अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है? मतलब ये कह रहा है ना दोस्तों, कोई शिक्षक है और अपनी कक्षा में कोई अपने प्राकृतिक वस्तु को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऐसा कराना का उद्देश्य क्या है उस शिक्षक का अपनी कक्षा में, ये बताइएगा। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। खाली समय में करेंगे नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब आप करेंगे, बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम सरांड से खेलने का आनंद लेते हैं। चलिए अभी भी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। यह बच्चों के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। देखिएगा, अब तक के जितने ऑप्शन है ना, उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों को अवसर दे रहा है। और याद रखेंगे, बच्चों को अवसर दे रहा है और भौतिक गुणों का निरीक्षण करने की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमको बिल्कुल अब तक का सही लगा। यहाँ देखिएगा, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। वो देखिएगा, अपने आप में चारों ऑप्शन लगेंगे कि आपको सही है। प्रश्न को बार बार पढ़िएगा। यहाँ देखिएगा, मौजूद भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यहाँ देखिएगा, भौतिक गुणों का निरीक्षण, ये बात देखिएगा, बच्चों को यहाँ पे अवसर दे रहा है। और अवसर दे रहे हैं तो बच्चे की समझ में गहन विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जितना पॉजिटिव है उतना आपका ऑप्शन कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करिएगा। आपको एक बात बता दूं कि कभी भी आप सीट टेट के पेडागोजी को हल करिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, देखिएगा कि बच्चा के प्रति कौन ऑप्शन सबसे लगाव में है, कौन ऑप्शन बच्चा को प्रति सबसे अच्छा लग रहा है, कौन ऑप्शन पॉजिटिव बातें कर रहा है। और प्रश्न को बस देखिएगा कि पॉजिटिव प्रश्न पूछा है, पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढ लीजिएगा, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन आपको तमाम दिख रहे हैं, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपने देखा, लेकिन मैंने केवल इसी ऑप्शन को सही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे भौतिक गुणों की तुलना करनी है, भौतिक भौतिक गुणों की पहचान करनी है और वहां पर बच्चों को समझाने में प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल बच्चों को आप अवसर देंगे, बच्चे के अंदर समझ विकसित होगी, तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिएगा कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, जो अशिक्षित दुकानदार होते हैं, जैसे देखते हैं ना, कुछ लोग दुकानदार होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो निरक्षर होते हैं, तभी भी अपनी जीविका चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य को करते रहते हैं। तो यही कह रहा है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में की जाने वाली जो गणित होती है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अशिक्षित दुकानदार हो, चाहे वह बाहरी ज्ञान हो, चाहे आंतरिक ज्ञान हो, चाहे घर से सीखी हुई कोई बात हो, चाहे बाहर से सीखी गई बात हो, गणित आप कहीं से कुछ सीखे हैं तो वो आपके कक्षा में मददगार साबित होगी। ये बात गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी होती है। अब देखिएगा, यहाँ पे कहा कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में दुकानदार की बात आप लाइएगा नहीं दोस्तों, कुछ बात कहता तो समझ में आता। आगे देखते हैं, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में किए जाने वाले गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आगे देखिएगा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। वैकल्पिक बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका हम प्रयोग करके, वैकल्पिक का मतलब यह है कि देखते हैं ना कि वो बहुत कम समय में सब्जी का, आपका चीनी का और भी जो राशन के सामान होते हैं, बहुत कम समय में वह उसका कैलकुलेट कर लेता है। तो वैसे कैलकुलेशन को हम प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं, विकल्प के रूप में उसको रख सकते हैं कि देखते हैं दुकानदार से आपने इतना सब्जी लिया, इतना आपने बैगन आलू भंटा ये सब ऐसे ऐसे लिया और इसको आप कितना कैसे जोड़ेंगे। इसी टेट में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम एनालिसिस से चीजों को कवर कर रहे हैं दोस्तों, आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, बस यही कह रहा हूं कि पूरी लास्ट तक वीडियो आप लोग देखिएगा, 60 नंबर तक आप वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को जरूर जरूर आप लोग लाइक करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर पर ध्यान देंगे और जितने भी आपके परीक्षा का सिलेबस है सबको हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न की। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा
38 नंबर की बात करते हैं कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, मतलब एक गणित की कक्षा है, उसमें कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, उसमें सम समूह ये होता है ना कि सब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अलग अलग जाति वेशभूषा मजहब के बच्चे हैं, तो आप उनको निगेटिव नहीं ले सकते। अलग जाति का, भेष का, भूषा का, भाषा का बोलने वाला बच्चे को एक छत के नीचे जब आप पढ़ाएंगे तो आप सफल टीचर कहलाएंगे और उसको सिखाने में उनकी मदद करिएगा। तो यही कह रहा है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रश्न देकर। मतलब कि ये कह रहा है कि जो तेज है ना, तेज बच्चा को एक तरफ छाट देंगे और कमजोर बच्चा को एक तरफ, ऐसा करेंगे। छाटना है नहीं छाटना है दोस्तों, बात तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, चलिए देखते हैं, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ हम समूह में रखेंगे तब ये काम करेंगे। आगे देखते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ये भी बात तो सही कर रहा है। आगे देखते हैं, कम क्षमताओं वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य का हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे दोस्तों। दो ऑप्शन तो हमको बिल्कुल ये गलत ही दिख रहा है कि आप ऐसा करेंगे नहीं कि जो अलग अलग तेज पढ़ने वाले को अलग छाड़ देंगे, कमजोर को अलग छाड़ देंगे, ये तो गलत हो गया। ऐसा करेंगे नहीं कि किसी को कठिन कार्य दे देंगे और किसी को कमजोर कार्य देखकर उसको हम हर कार्य के लिए भेज देंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि सबको हम समूहित करके बैठा के पढ़ाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि 2 सही है, और अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सही है, लेकिन जब ऑप्शन नंबर हमें 3 मिल गया तो हम 2 को क्यों सही करूं, क्योंकि 2 कह रहा है कि सबको एक साथ बैठा कर पढ़ाइए और 3 कह रहा है कि अलग अलग जो क्षमता वाला बच्चा है ना, सबको एक साथ हम बैठा के पढ़ाएंगे ताकि एक बच्चा 2 बच्चा से बतिया के बात करके उसे सीखेगा, समूह में सीखेगा। तो ये भी बात सही है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमको 3 मिल गया, तो हम 2 के साथ क्यों जाए, तो इसलिए हम लोग 3 को लॉक कर लिए। समझ में आ रहा है आपको बात। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करेंगे और 39 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये है प्रश्न आपका 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। चलिए आगे देखते हैं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए और वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ऐसे लिए तो प्रतिफल तैयार ही नहीं किया गया। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, ये भी नहीं दोस्तों। इसके लिए गणित सीखने के लिए प्रतिफल विकसित का अर्थ ये नहीं होगा, इसका अर्थ ये होगा कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ये वाला नहीं होगा। उपलब्धि बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कक्षाओं में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, ये बात आप बताइएगा। सबसे बढ़िया गतिविधि कौन है, याद रखेंगे, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, ये गतिविधि है। चलिए, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन कर रहे हैं, क्या ये गतिविधि है। आगे देखते हैं, बच्चे द्वारा श्यामपट्ट से नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, इसमें कोई भी गतिविधि नहीं हो रही, इसको तो पहले हम खत्म कर देंगे। बच्चों का अन्वेषण में लगना, अन्वेषण का मतलब देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, देखिएगा कहाँ बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। मैं एक शब्द कह रहा हूं ना, बताइएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा जो है ना वो एक्टिव है, उसी ऑप्शन को आप लोग सही मानिएगा। कौन ऑप्शन में एक्टिव, एक्टिव का मतलब ये होता है, अन्वेषण का मतलब ये होता है ना खोज करना, खोज करना। और आपको बता दूं, बच्चा खोज करेगा ना तब बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। और निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, तो ये आपकी गतिविधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खोज कर रहा है और अन्वेषण करना खोजकर्ता को बोलते हैं, और अन्वेषण ही आपकी सबसे अच्छी गतिविधि होगी। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करिएगा। सब लोग एक दूसरे को ही करेंगे, इसमें कोई लोग तो कहेगा कि गिनती लड़का बोल रहा है तो ये गतिविधि है, इसी को लॉक कर लो। नहीं नहीं, अन्वेषण सबसे बेस्ट है, क्योंकि अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ये बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की, आपको दिख रहा होगा 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। गिनती क्या होता है, क्रम वाइज 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे हम बोलते हैं। तो कौन अवधारणा इसमें नहीं होगा कि मतलब गिनती सिखा रहे हैं किसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात बोलना है। तो देखिए एक एक ससंगता, मतलब एक एक ससंगता का मतलब होता है एक में एक जोड़ेंगे दो होगा, दो में एक जोड़ेंगे तीन होगा, मतलब एक दूसरे के साथ ससंगत जुड़े होते हैं। बात तो सही है। क्रमबद्धता, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, एक क्रमबद्धता। गिनती को सिखाने में क्रमबद्धता का भी ध्यान रखते हैं और एक एक ससंगता का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बात सही है। संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं समूह बनाना। समूह बनाना भी जो होता है ना, वह गिनती को सिखाने में मदद करेगा, लेकिन संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना मतलब कि एक है तो आप एक के बोलिएगा, दो है तो दो ही बोलिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक है तो इसको क्या बोलिएगा, ठीक है। 10 1 11, एक दाहिया एक दाएं, असली नाम ये है, लेकिन हम इसको बोल दे रहे हैं कि 11 है। तो ये आपका यही कह रहा है कि संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से आप पढ़िएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। आप लोग इसको 11 बोलिए, 11 बोलिए, या 10 1 11, एक दहिया दो इकाई, एक इकाई, ऐसे आप लोग बोलते हैं जैसे जो बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोल के बताया। तो ये होगा, संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से आप नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर की बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। जब आपसे बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, उसने कहा कि लंबाई गुणा की चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। बात तो सही है। तो यही कह रहा है कि बच्चे के बारे में क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस चीज की समझ का विकास हुआ है। देखिएगा, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल है दोस्तों, तभी तो बताया कि लंबाई गुणा की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। बात तो बिल्कुल गलत हो गई। आगे देखते हैं, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बात तो सही कह रहा है। आगे देखते हैं, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही दिख रही है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। नहीं है दोस्तों, अगर उलझन में होता तो कहता कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप अलग होता है, आयत का परिमाप अलग होता है। उलझन में नहीं है, उसने कह दिया कि क्षेत्रफल किसी का होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। उसको समझ का विकास है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी आपका गलत हो गया। अब देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 मिल रहा है। अब देखिएगा कि कौन ऑप्शन सबसे बढ़िया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 नंबर गलत है, गलत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 नंबर गलत है, गलत नहीं है। अब देखिएगा, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बात सही है दोस्तों, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 2 को मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 आपके ऑप्शन नंबर 3 से सही है। क्योंकि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, इतना ही कह देना अच्छा नहीं है। हम ये कहेंगे कि बच्चा के माइंड में एक, यहाँ पे कह रहा है ना कि दिया क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। समझ, बच्चे के अंदर ये समझ हो चुकी है कि आयत होगा, उसका लंबाई होगा, उसका चौड़ाई होगा, उसके माइंड में वो शेप बनेगा, उसका गुणा करने पर क्षेत्रफल निकल कर आता है। बच्चा सब जानता है तो ये बात सही होगी। अगर वो बस इतना कहता, समझ की बात नहीं करता, केवल परिभाषा की बात करता, तब हम 3 नंबर के साथ जाते। राइट बात। देखिएगा, ऐसा ऐसा घुमा के पूछता है प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर के बाद। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न आपको अच्छा तरीका से दिख रहा होगा। देखिएगा, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती है, कोई भी विषय कठिन नहीं होती है, ये बात को याद रखिएगा। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, रूढ़िवादिता का शिकार है दोस्तों ये तो ऑप्शन, ठीक है। रूढ़िवादिता बात का है, कोई भी कमजोर नहीं होता, कोई भी तेज नहीं होता। यहाँ पे पढ़ने से सब बराबर हो जाते हैं। आगे देखते हैं, हर कोई गणित सीख सकता है। बात तो सही कह रहा है, लेकिन 4 नंबर को देखते हैं, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जा सकती है। यहाँ पे केवल आया और कठोर आया, मतलब ये गणित की बुराई कर रहा है। गणित कठोर अभ्यास से सीखते हैं, हिंदी आसानी से सीख जाते हैं, ऐसा हम भेदभाव विषयों में भी नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे, गणित हर कोई सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे हम इसकी पहचान करेंगे, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं 44 नंबर की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 44 नंबर को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया था। ठीक है, उपयुक्त परिस्थितियां ने प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया? ठीक है, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि। आपको बता दे, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और उसके बाद उसको नियम सिखाया जाता है। ये बात कहती है आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि ही टीचर ने कराना चाहा है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, एग्जाम्पल प्रत्येक बच्चों को वितरित करा दिया है और इसके बाद वो उस चीज का रूल सिखा रहा है कि ये त्रिभुज की भुजा होती है, समकोण होता है, न्यून कोण होता है। तो याद रखेंगे ये आगमन विधि को डिनोट कर रहा है। आगमन विधि का जो रूप होता है यही होता है कि आगमन विधि में सबसे पहले हम किस चीज को देते हैं, तो एग्जाम्पल को दे देते हैं और इसके बाद उसके नियम को हम लोग सिखाते हैं या पेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न की। 45 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, यही आपको बताना है। संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, ये बात को देखिएगा। संकल्पना मानचित्र जो होता है वह अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। बात तो सही कह रहा है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, याद रखेंगे। ये देखिए ना, थोड़ा केवल आया है ना, केवल केवल निगेटिव टैग वर्ड होता है। और याद रखेंगे, कोई भी बात कहे कि केवल इसको यही व्यक्ति कर सकता है, केवल एक तेज लड़का कर सकता है, केवल एक ही मजहब का बच्चा कर सकता है, ये सब नहीं करना है दोस्तों। केवल केवल का मतलब एक टीचर ही केवल करेगा मानसिक संकल्पना का विकास, नहीं दोस्तों। संकल्पना मानचित्र प्रकृति के पदानुक्रमित होती है, बात सही कह रहा है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षकों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये कह रहा है। लेकिन याद रखेंगे, यही नहीं होगा कि जो आपका कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है संकल्पना मानचित्र को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 46 नंबर प्रश्न की। 46 नंबर प्रश्न एक आ रहा है, यहाँ पे प्लस है कि 2/3 धन के 4/5 कितना होता है। बिल्कुल आपको पता ही है कि इसका औसत निकालिएगा 15 होगा। और यहाँ पे 15 का मतलब यह है 3 पचे के 15, 5 दूना के 10 होगा। यहाँ पे आपका 12 होगा, 10 12 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22/15 हो जाएगा। 15 से हम लोग 22 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे 15 लिखेंगे, कट होगा। 12 में से 5 आपका 7 होगा। इसको करिएगा, एक सही 7/15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। जो दिख रहा है आपको 15 एकम 15 और 15 7 22, 22/15 बिल्कुल आसान है, ऐसे हम लोग करते हैं। लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम 47 नंबर की बात करते हैं कि नीचे दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, यही बताना है, गलत है। देखिएगा, सभी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी बिल्कुल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल आपको पता है। और देखिएगा, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जब सभी समांतर चतुर्भुज है तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ऐसा क्यों हम कह सकते हैं? जब सभी है तो याद रखेंगे यही नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर लीजिएगा। इनमें से 2 सम चतुर्भुज है, बिल्कुल 2 सम चतुर्भुज है, बात याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें से 2 आयत हैं, तो 2 आयत भी हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इनमें से 2 आयत भी हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल ये प्रश्न आप लोगों को कई कई बार मिला है। 11,000 याद रखिएगा, ये देखिएगा 1100 और ये देखिएगा 11 का प्रतिनिधित्व कौन करता है। यहाँ पे एक होगा, एक होगा, यहाँ पे एक होगा, एक एक 2 होगा, एक होगा। 12,111 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे हम दोस्तों इसकी पहचान करते हैं, बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न देख लीजिएगा, बिल्कुल हम अच्छा तरीका से प्रश्न को देखेंगे और ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं, बिल्कुल उसके गर्त तक जाएंगे। एनालिसिस का मतलब यही होता है। देखिएगा, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा,
ये देखिएगा, ये पॉइंट है, यहां से लेके और यहां तक पूरा कितना है दोस्तों, 25,000 से स्टार्ट हुआ है, 61,000 तक गया है। आप करिएगा क्या कि यहाँ पे 61,000 लिख लीजिएगा और इसमें से 25,000 घटा लीजिएगा, और जब 61,000 में से 25,000 घटाइएगा, 11 में से 5 जा आपका 6 होगा, यहाँ पे बचा 5 में से 2 जा आपका 3 होगा, 36,000 आएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक की आपकी इकाइयां कितनी है दोस्तों, 36,000 है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36,000 जो है ना वो 18 भागों में बटा है। अब क्या करिएगा, 36,000 में 18 से भाग दे दीजिएगा, तो 18 दुना के 36 हो जाएगा और आपका 3 जीरो जाके लग जाएगा। मतलब एक खाना कितने के बराबर है दोस्तों, 2,000 के बराबर है। आप बताइएगा ये खाना कितने के बराबर है, 2,000 के बराबर है। अब हमको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा ए है देखिएगा, और यहाँ पे हमारा बी है। अब एक कह रहा है कि इन्हीं के बीच में बताना है। अब इनके खाना को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11। अब 2,000 में 11 का गुणा कर दीजिए, 11 दुना के 22, मतलब यहाँ पे आपका क्या मिलेगा दोस्तों, 22,000 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, तो आपका 22,000 इकाइयां मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे हम इसकी पहचान करेंगे, ऐसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों 50 नंबर प्रश्न की। अब 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना कि 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये आपको कहा है। कि अब कहा दे कि 16 केजी, आपको यही मैं बदल दे रहा हूं कि 16 केजी चीनी के 16 केजी चीनी है और 4-4 केजी के कितने पैकेट बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 16 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, मतलब कि 4 को पैकेट 4-4 किलो का बनेगा। तो यही काम हो करना है, भाग देना है किसमें दोस्तों, तो ये आपका पूरा ये चीनी है 3 सही 1/4 और भाग दे दीजिएगा 1/16 से। इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बदल दीजिए, 4 3 के 12, 1 13, 13 बटा के यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे भागा है 1/16 कर लीजिए। अब इसको आपको रूल पता है कि 13/4 है, गुणा में करते हैं तो ये व्युत्क्रम अपोजिट हो जाता है। 16/1 कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, और आपको पता है 13 चौका कितना होता है, 13 13 26 13 39, 13 चौका 52 आपका हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 52 होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम निकाले आप लोगों के सामने है, देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा आज की वीडियो का 51 नंबर क्या कह रहा है कि हरीश ने 18:40 पे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर उसने अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया। यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया गया, हम घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे दोस्तों। देखिएगा हम घटा के आपको दिखा रहे हैं, 22:20 पर उन्होंने खत्म कर दिया और 18:40 पर उन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए हम इसमें से इसको घटा लेंगे, यहाँ पे दोस्तों 0 होगा, यहाँ पे 2 में से 4 घटेगा नहीं, हम इससे हासिल लेंगे। और इधर घंटा में है, इधर किसमें है दोस्तों, तो इधर आपका घंटा में है और इधर आपका मिनट में है। तो 1 घंटा लेंगे तो मिनट में जाएगा, तो कितना मिनट होगा, 60 मिनट होगा। अब यहाँ से हम घंटा ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको बिल्कुल हम देख रहे हैं, यहाँ पे 20 मिनट है, पूरा को हम मान में रखें, इसमें यहाँ पे क्या है 20 मिनट है। यहाँ से 1 घंटा हम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 20 पहले ही से है, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिएगा और यहाँ से 1 घंटा निकल गया तो इसको क्या बोलिएगा, 21 घंटा, और यहाँ पे लिखिएगा 80 मिनट और में से घटाइएगा 18 घंटा 40 मिनट। अब देखिएगा यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, और याद रखेंगे अब यहाँ पे घटेगा 21 में से 18 जा, आपका 3 घंटा 40 मिनट उसको समय लगेंगे, 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे हम इसको घटाएंगे, क्योंकि घंटे से मिनट में ले जाइएगा, 1 घंटा अगर हासिल लीजिएगा तो मिनट में बदल लीजिएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। और ऐसे हम इसकी पहचान करते हैं, ऐसे इसको निकालते हैं, ऐसे प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा 52 नंबर की बात करते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा
क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी है, ये 2000 ml की है, 2000 ml की है, और दो गो बर्तन है। एक बर्तन आपका 200 ml का है और एक बर्तन है वो आपका 300 ml का है। मतलब यही कह रहा है कि 200 और 300 ml का प्रयोग कर करके कौन कितने सिचुएशन में आप बाल्टी को भर लेंगे। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। अब देखिएगा, अगर एक हम 200 ml ले लिए और इनमें से कहा कौन नहीं भर सकते हैं, ये बात को याद रखिएगा, नहीं भर सकते हैं। अब देखिएगा, 200 ml का हम एक बार लिए और याद रखेंगे 300 ml का हम 6 बार लेंगे तो छतरी 1800 हो जाएगा। तो 200 ml और 1800 ml आपका 2000 ml हो गया। तो जब 2000 ml हो गया तो ये तो बात सही है दोस्तों, इसका तो प्रयोग करके हम कर सकते हैं। पूछ रहा है कि इसका नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, 200 ml 4 बार, मतलब 4 गुना के 800 हो गया, और 300 ml भी 4 बार, तो आपका 3 गुणे 4 1200 हो गया। 1200 और 800 ये भी आपका 2000 हो गया। बात तो सही कह रहा है, इससे भी हो जाएगा, बात सही है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, 200 ml का हम 7 बार ले रहे हैं तो 7 गुना के 1400 ml बाल्टी भर गई। अब देखिए, और इसके बाद 300 ml हम 2 बार ले रहे हैं तो 3 गुना के 600, तो 1400 और 600 200 2000 ये भी हो गया दोस्तों, ये भी कह रहा है, बात सही है। अब देखिएगा, इसको देखिए, अब यही तो नहीं होगा, बिल्कुल हमको पता ही, एक तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, सब तीनों मिल गए तो होगा ही नहीं। अब देखिए, 200 ml 6 बार, मतलब 6 गुना के 1200 ml तो भर गया। अब देखिए, अब 300 ml 3 बार, तो 3 3 लिखे 9, आपका 900 हो जाएगा, और 1200 और 900 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2100 ml हो जाएगा। मतलब बाल्टी से ज्यादा पानी हो जाएगा, यही नहीं होगा। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसे हम करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम चीजें आसानी तरीका से सीखेंगे। चलिए, अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 53 नंबर बात की। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 53 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना, देखिएगा, इसको प्रश्न में थोड़ा वैसे हो जाता है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, ठीक है। इसको पीडीएफ इसमें ओपन होता है, एक्चुअली ये संख्याएं हट जाती हैं। आपको बता दें, बिल्कुल प्रश्न ऐसा ही हुबहू है। अब देखिएगा, एक कह रहा है कि निम्नलिखित 7.1 गुणे 3.85 बटा के 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा हो सकता है? मैं बता दूं, 0.5 है ना, और 0.5 से अगर नीचे की संख्या है ना तो इस पूर्णांक को मानिएगा, और 0.5 ना होकर 0.6 हो जाए ना तो इसमें एक बढ़ा लीजिएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, यहाँ पे 7.1 है तो 7.5 से नीचे है, इसको केवल 7 मानिएगा। क्या मानिएगा दोस्तों? 7 मानिएगा, बीच में गुणा हो गया। यहाँ पे 3.85 है, 3.5 से बड़ा है तो 3.85 है तो इसको क्या मान लीजिएगा? 4 मान लीजिएगा। क्यों मानिएगा? कि जो ये 3.85 है ना, ये 3.5 से बड़ा है, तो 3.5 से बड़ा है तो इसके पूर्णांक में बढ़ा लेंगे, अनुमानता, तो इसको 4 मान लेते हैं। ऐसे हम इसकी पहचान करते हैं सक्रियाओं में, ठीक है। और बटा 9.09, तो 9.5 से छोटा है तो इसको 9 मानेंगे। 7 गुणे 4 बटा के 9, 7 गुणे 4 बटा के 9, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इसको ऐसे लॉक करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न की। 54 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? यही आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा, ये छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है, ठीक है। ये जो वर्ग है ना, ये 4 इकाइयों का है, ये छोटा वर्ग 4 इकाइयों का है। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो याद रखिए, जब किसी का भी क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हो। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो आपको बिल्कुल पता है कि जब बराबर होती है तो यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल अगर इसका पूरा का मान 4 है, पूरा का इस वर्ग का मान 4 है, 4 है, तो मतलब क्या हुआ होगा? इसका 2 हुआ होगा, इसका 2 हुआ होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है कि एगो जो ये वर्ग है ना दोस्तों, इसका यहाँ तक का यही आयत कहा है दोस्तों। ये देखिएगा, इसका लंबाई कितना है? 2 है, इसका भी कितना होगा? 2 होगा।
बिल्कुल। और ये देखिएगा इसका भी दू, इसका भी दू, इसका भी दू, इसका भी दू, मतलब हाई वाला दू, ये दू, ये दू, ये दू और ये दू। और यही कह रहा है कि इसका पूरे का आपको क्या बताना है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, और जब इसका क्षेत्रफल बताना है तो बिल्कुल अगर इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा दो दूना के, ये देखिएगा एक दो तीन चार, अब चार है तो चार गुणा के दो कर लेंगे तो कितना मिलेगा, इसका पूरा लंबाई मिल जाएगा 8। यहां से यहां तक की लंबाई मिली कितना दोस्तों, लंबाई मिली 8। इस आयत की लंबाई कितना है, 8 है। अब देखेगा इसकी चौड़ाई आपसे पूछे कि चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो एक ये दो हो गया और ये भी दो हो गया, तो दो दो कितना हो गया दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई हो गया आपका 4। देखिएगा अब कह रहा है कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, और आयत का परिमाप आपको पता होता है कि दो कोष्ठक में लंबाई धन के चौड़ाई होता है, और बिल्कुल इसी में मान को पुट कर दीजिए। लंबाई आपका कितना है, 8 है, और चौड़ाई आपका कितना है, 4 है, और बिल्कुल आपका यहाँ पे बाहर आपका यहाँ पे 2 है। और सबसे पहले आप लोग जानते हैं कोष्ठक के अंदर को सॉल्व करते हैं, 8 4 12 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा ये आपका 24 हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न तो हो चुका। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग 55 नंबर प्रश्न की। 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, उसकी 5 विषय है और पांचों में देखिएगा 75 75 और 75 और 75 और 75 नंबर उन्होंने पाया है। कोई लड़का है उसने इतने नंबर को पा लिया है। अब देखिएगा प्राप्त किए हैं, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आरोही क्रम में हम सजाते हैं, आरोही क्रम में सभी है, आरोही क्रम का रूल आप लोग लगा लीजिए, 75 में कोई बड़ा छोटा नहीं। आगे देखेगा यहाँ पे देखिएगा यन का मान देखते हैं कि यन सम है कि विषम है, 1 2 3 4 5 5 विषय है, तो आपको माध्यिका जब विषम हो यन बराबर 5 जब विषम हो तो आपको पता है कि यन प्लस 1 बटा 2वां पद का मान होता है, और यन का मान कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 प्लस 1 बटा के 2 होगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 बटा के 2 हो जाएगा, कटेगा आपका 3 हो जाएगा, 1 2 3 3 नंबर पे 75 ही आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कि मतलब उसके जो विषय के आपके अंक मिले हैं प्यारे, उसका माध्यिका आपका 75 ही होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की। 56 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिएगा कह रहा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। याद रखेंगे किसको मोड़कर आप लोग ऐसा प्रिज्म बना सकते हो दोस्तों, सभी आपके सामने है, सबको आप ध्यान तरीका से देखिएगा और बताइएगा कि किसको जोड़ के आप लोग बना सकते हो। अब देखिए जब इस चीज को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ये चीज है ना, ये आपका प्रिज्म है, ऐसे प्रिज्म है, नीचे आपका ऐसे इसका स्पेस है, बिल्कुल इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसा ये प्रिज्म है। अब देखिएगा जब ये ऐसा प्रिज्म है ना, तो इसको ऐसे आप लोग कर लो दोस्तों, ठीक है, और जब इसको खोलिएगा ना, ये बीच वाला पार्ट को ऐसे ऐसे ओपन करिएगा तो यह ऐसे ओपन होगा, इसको ओपन करिए, ये ऐसे ओपन होगा, इसको ओपन करिए दोस्तों, ये ऐसे ओपन होगा, तो इस वाले रूप में ये खुलेगा। तो दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर आप बना सकते हो, और देखिएगा जब इसको ऐसे मोड़िएगा, इसको इस वाले पार्ट को ऐसे मोड़ दीजिए और इस वाले पार्ट को ऐसे मोड़ दीजिए, या इस पर चला जाएगा और इस पर चला जाएगा, और बिल्कुल जब इस पर चला जाएगा तो आपका कैसा बनेगा, देखिएगा ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा, देखिए ये वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि नीचे का नीचे ही रहेगा। और इसको जब मोड़िएगा ना, मोड़िएगा तो जब इसको ऐसे ऐसे आप फोल्ड करिएगा तो ये वाला पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट ऐसे ही रहेगा, और बिल्कुल अब नीचे वाला आपका ऐसा ही है, और बिल्कुल इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा तो इस वाले स्पेस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मिलेगा, ये बिल्कुल आपके नॉलेज पर है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर की बात करते हैं। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग ज्ञात करना है। मतलब लाल भाग दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा शेप कह रहा है कि ये वाला पूरा शेप 40 है, तो मतलब इतना 40 है तो ये भी 40 होगा। तो याद रखेंगे 40 प्लस के 40 पूरा भाग आपका 80 मिलेगा।
और देखिएगा, और यही कहा है कि इसमें से क्या सफेद भाग को निकालना है। सफेद भाग आपका 1/8 है, तो 80 गुणा के 1/8 कर लीजिए। 8 दहा में 80, यहाँ पे 10 आएगा तो आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लाल भाग 40 दिया है, आधा भाग 40 है तो आधा भाग भी 40 होगा, पूरा भाग 80 होगा, तो 80 का 1/8 निकालेंगे, आपका 10 आएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा कि निम्नलिखित में से ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, और निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। देखिएगा ऊपरी सतह का दृश्य पूछ रहा है ना, जैसे आपका घर है, घर में बहुत रूम होगा, ऐसा ऐसा बहुत रूम होगा, लेकिन जो ऊपर से दिखेगा शेप ना, आप कहेगा कि यह उसका फ्रंट व्यू है। याद रखेंगे, इसका क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि आप लोग इसका फ्रंट व्यू बताइए। तो फ्रंट व्यू आप क्या बताएगा, ऊपर से देखिएगा तो एगो खाना हाई लौकेगा, ऐसा लौकेगा। ठीक, ओकरे ऊपर हाई वाला, बगल वाला थोड़े ना लौकेगा, ऊपर लौकेगा, एगो खाना ऐसा लौकेगा, फिर हाई नहीं लौकेगा, ए लौकेगा। याद रखेंगे, इसके बाद आपका एक खाना ए लौकेगा और एक खाना आपका ए लौकेगा। 1 2 3 4 खाना वाला आपका सही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात याद रखेंगे। ऊपर से फ्रंट व्यू देखिएगा दोस्तों तो ऐसा दिखेगा, ये बात याद रखेंगे। आपसे कहेगा कि अगर इधर का व्यू बताइए तो आपका 1 2 और ये वाला 3 खाना ऊपर ऐसे होता है। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे चल, तो चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर की बात करेंगे। 59 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। अब देखिएगा 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, याद रखेंगे यहाँ पे 200 पैकेट है और एक पैकेट का दाम कितना है दोस्तों, 250 रुपए है। अब देखिएगा 25 गुना के 50, यहाँ पे आएगा 50,000, इसका लागत 50,000 आ गया। ये देखिएगा 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में आपके कितने हो जाएंगे, 12 गुणे 20। याद रखेंगे 12 गुणे 20, तो 12 गुणे 20 यहाँ पे करिएगा 12 और गुणे के 20, 12 गुना के 24, मतलब 240 हो जाएगा। तो 240 वस्तु है, याद रखेंगे, नाम ही से देख लीजिए, हम बुरा क्यों करें। 240 वस्तु है और प्रत्येक वस्तु का दाम 250 रुपया है, मतलब 250 रुपया के 240 वस्तु, इसका दाम अधिक होगा। और यहाँ पे 200 पैकेट है और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 240 पैकेट है, तो किसका ज्यादा होगा, दो वाले का ज्यादा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसकी लागत अधिक लगेगी, तो इस वस्तु को खरीदने की लागत अधिक होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पे देखेगा 200 पैकेट का दाम 250 रुपए, दामवा हुए है, लेकिन यहाँ पे पैकेटवा, यहाँ पे 200 पैकेट यहाँ पे दर्जन दे दिया तो 240 पैकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे देखते हैं। आज की वीडियो का 60 नंबर प्रश्न है कि 1 1 1 1, वैसे तो यहाँ पे देखेगा 1 -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, ऐसे प्रश्न में है। डाट डाट का सम संख्यक पदों तक योग क्या होगा। देखिएगा सम, सम का मतलब होता है 2 से कट जाए, मतलब 2 संख्या होगी, 4 संख्या होगी, 6 संख्या होगी, 8 संख्या होगी, इसी तरह मतलब इसी क्रम में होगी। अब देखिएगा हम 2 संख्या ले रहे हैं, मतलब कि 1 और -1 दो ले लीजिएगा। अगर दोनों का योग करना है, जोड़ना है, यहाँ पे 1 और प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे -1 है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 -1, यहाँ पे होगा जाएगा दोस्तों 0, बिल्कुल होगा। उसी तरह यही दो संख्या को ले ले, 1 प्लस यहाँ पे -1 +1, फिर प्लस के फिर इसके बाद -1, ठीक है, ऐसे हम ले तो क्या होगा। इसी तरह हम लोग अगर जोड़ते जाए तो मतलब कि सम ही है ना, तो मतलब सम होगा तो आपका यही होगा, एक दूसरे से दो कट जाएंगे, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा और आगे भी 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। तो सम अगर है तो यहाँ पे 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में 30 प्रश्नों को हमने कवर किया। आपका 30 से जो आपका 30 का रहे 31 से लेकर 60 तक के जितने आपके मैथ के पेपर थे, मैथ के प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा, देखते रहिए वेबसाइट एकेडमी।